दोस्तों नमस्कार। पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको पता ही है। उस पैटर्न के अनुसार हमें भी चेंज हो जाना चाहिए। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इनमें जो फ़र्क था प्री मेंस, जो भी जिस लेवल पे कह लीजिए, वो फ़र्क धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी तरह अगर आगे बढ़ा यूपीपीएससी तो ये स्टैंडर्ड में और परीक्षा के विशेषकर अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड में यूपीएससी की बराबरी कर लेगा। फिलहाल हमको उसी अनुसार तैयारी करनी है। तो ये क्रैश कोर्स मैं जो चला रहा हूँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जब प्री एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का अक्टूबर में, उसमें आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। संपूर्ण कोर्स होगा इसमें। अभी पर्यावरण का चल रहा है, बहुत जल्द ये समाप्त हो जाए, बहुत जल्द, बहुत फास्ट। इस कोर्स की खासियत रहेगी, बहुत फास्ट इसको हम लेकर चलेंगे। और जो पार्ट अनछुए रह जाते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, इसके बाद एग्रीकल्चर में स्टार्ट करूंगा, एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे पार्ट जो अछूते रह जाते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स पर भी हम ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप टैकल करें उसको। ओके, तो इसमें एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ रहेगा। पिछले अध्याय में इसका बहुत लोग पीडीएफ मांग रहे हैं दोस्तों, तो पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के, और जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं आर वाले, उनको भी हम पीडीएफ प्रदान करेंगे इसका। ओके, कंपाइल करके, जैसे पर्यावरण का है, समाप्त होते ही मैं पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो और बाकी सबके लिए वीडियो फ्री रहेगा, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स के। पीडीएफ केवल जो ग्रुप वाले हैं उनमें, और जो सब्सक्रिप्शन वाले हैं, जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वाले हैं, अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन लेंगे, अभी लास्ट में वीडियो के मैं बता दूंगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो वो सब्सक्रिप्शन वाले भी हमको व्हाट्सअप पे, जो मेरा नंबर है 9453775039, व्हाट्सअप करके वो ले सकते हैं पीडीएफ। हाल ही में मौना लोआ वेधशाला द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार, मौना लोआ कहाँ है? हवाई में, अमेरिका के हवाई द्वीप पे मौना लोआ वेधशाला है। इसका कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की ये परख करता है। तो हाल ही में मौना लोआ वेधशाला द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक सांद्रता प्रथम बार किस स्तर को पार की गई? हमने पिछले ही वीडियो में बताया था। इन 5 प्रश्नों को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो 415 पार्ट प्रति मिलियन, 415 पार्ट पर मिलियन जो है सांद्रता है। जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट ये किसने जारी की है? आईपीसीसी ने जारी की है, ठीक है, आईपीसीसी ने जारी की है। स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, एक रिपोर्ट ये भी है, SROCCC, और स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, तो ये जो है यही वाली रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट्स आईपीसीसी ने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इसकी आईपीसीसी की स्थापना की थी। तो सी जो है इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन चुनें। तो स्थायी तुषार, जिसको परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहाँ असत्य कथन चुनना है, ध्यान रखिएगा। स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहाँ तापमान निरंतर कम से कम 6 माह तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहता है। बी है, पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में परमाफ्रॉस्ट में लगभग 2 गुना अधिक कार्बन संग्रहित है। अर्थात पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी तुलना में परमाफ्रॉस्ट में 2 गुना अधिक कार्बन उपस्थित है। तीसरा है, ग्रीनलैंड के हिम आवरण की मात्रा में क्षति अंटार्कटिका तुलना में लगभग 2 गुनी गति से हो रही है। अर्थात जो आर्कटिक है, ग्रीनलैंड किस में आता है? आर्कटिक में आता है। तो उसमें जो हिम आवरण की मात्रा में क्षति हो रही है, अंटार्कटिका के तुलना में लगभग 2 गुनी गति से हो रही है। और डी है, सभी सत्य है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, असत्य कथन ए है, स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जहां तापमान निरंतर कम से कम 2 वर्ष, ठीक है, कम से कम 2 वर्ष तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बना रहता है निरंतर, उसको स्थायी तुषार या परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो 2 वर्ष न्यूनतम।
ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किस संगठन ने प्रस्तुत की है? तो ये जो है आईपीसीसी ने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी ने ही ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आईपीसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है और डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। ओशन डी ऑक्सीजेशन एवरी वन प्रॉब्लम नामक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, देखिए यहाँ पर ओशन लग गया तो आपका सीधा ध्यान जाएगा डब्ल्यूएमओ पर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन पर, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट जो है ये एवरी वन प्रॉब्लम ओशन डी ऑक्सीजेशन किसने? आईयूसीएन ने प्रस्तुत की है। ठीक है, आईयूसीएन ने 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। ठीक है, दूसरी बात है एक गैर सरकारी एनजीओ टाइप का संगठन है, लेकिन ये विभिन्न जो पर्यावरण से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर काम जरूर करता है। अब आर्द्र भूमियों के बारे में देख लेते हैं, आर्द्र भूमियाँ व रामसर सम्मेलन के बारे में। आर्द्र भूमियाँ होती क्या है? पृथ्वी के दलदली भाग होते हैं या ऐसा क्षेत्र होता है जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है, ये आर्द्र भूमि कहलाती है। जैसे दलदली भूमि हो गई, पीठ भूमि होगी, ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं। इनकी पहचान उनके संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में, ईरान में स्थित है। 1971 में एक समझौता होता है जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण का अंतर सरकारी समझौता है। कुल 171 पक्षकार हैं भारत सहित, इसके भारत भी इसका पक्षकार है। हाल ही में रामसर अभिसमय के अंतर्गत भारत की 10 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो पहले 27 थी, अभी 10 फिर हो गया, तो कुल कितनी हो गई? 37 आर्द्र भूमियाँ जो रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में हो चुकी हैं। ठीक है, रामसर अभिसमय के अंतर्गत भारत की 10 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में 27 से बढ़कर 37 हो गई है। जो नई 10 आर्द्र भूमियाँ हैं उनमें एक महाराष्ट्र की, जो कि पहली भी है, महाराष्ट्र में अभी तक कोई रामसर आर्द्र भूमि नहीं थी। दूसरा उत्तर प्रदेश की 6 और पंजाब की 3, 1, 6, 3, तो कुल 10 जो है नई आर्द्र भूमियाँ घोषित हुई हैं। तो नंदुर मद महेश्वर ये महाराष्ट्र का प्रथम रामसर स्थल भी है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है उत्तर प्रदेश में, सरसई नाबर झील ये इटावा में है उत्तर प्रदेश में। बाकी 3 पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, केशुपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व ये पंजाब में, तो तीनों पंजाब में है। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ जो हैं ये नोट कर लीजिए एक चीज़ की, जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्थलीय और तटीय। अंतःस्थलीय जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, दलदल हो गया, पीटीए सभी हो गया। तटीय आर्द्र भूमियाँ जैसे जो तट के पास, समुद्र तट के आदि के पास हैं, जैसे मैंग्रोव हो गया, एस्चुरी हो गया, प्रवाल हो गया, लैगून हो गया, खाड़ी हो गया, एटसेट्रा। तो जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ उनकी संख्या जो है तटीय आर्द्र भूमियाँ की तुलना में ज़्यादा है। एक ये फैक्ट है। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है आर्द्र भूमियाँ कहलाती हैं, जैसे दलदली, पीठभूमि आदि। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि अगर पूछा जाए कौन है? रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछा जाए तो बेम्बानद जो केरल में है आर्द्र भूमि, ये भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल जो आर्द्र भूमियाँ भारत की, केवलादेव जो राजस्थान में स्थित है, मणिपुर का लोकटक, ये दोनों जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमियाँ। अब ये प्रश्न उठता है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कौन सी बला है? तो ये कुछ है नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की एक सूची है, जिसके अंतर्गत उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण
अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकी विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं, ह्रास हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है। तो वर्तमान में भारत में केवलादेव राजस्थान का और लोकटक मणिपुर, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है। देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां कहां हैं? तो गुजरात में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है। अन्य आर्द्र भूमियां याद रख लीजिएगा, लिस्ट हम बता दे रहे हैं आपको, बाकी 27 जो हैं। जम्मू कश्मीर में वूलर झील, सोमोरवरीरी झील, होकेरसर झील, सुरिनसर, मानेसर झील। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंगडेंग झील, रेणुका झील। पंजाब में हरिके झील जो कि कृत्रिम आर्द्रभूमि भी है, कांजली झील, रोपड़ झील। केरल में अष्टमुदी, कष्टमकोट्टा, बेम्बनाद। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, असम में दीपोर झील। तमिलनाडु में पॉइंट कलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा जो नदी है ब्रिज घाट से नरोरा तक। आप ध्यान रखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में 1+6 अर्थात 7 आर्द्रभूमियां अब हो गई हैं, अभी 6 हमने जो बताया। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जो है आर्द्रभूमियां आप याद रख लीजिएगा। अब हॉट स्पॉट के बारे में देखते हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है? पर्यावरणीय हॉट स्पॉट, जैव विविधता की हॉट स्पॉट की यहाँ पर बात हो रही है। जैव विविधता के बारे में हमने आपको बताया कि जीवों की विविधता विभिन्न आधारों पर। तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर स्थानीय प्रजातियों की बहुत ज़्यादा संख्या या विविधता वहाँ पर उपलब्ध होती है और उन प्रजातियों को संकट भी होता है या भविष्य में ये संकट में आ सकती हैं। तो ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट कहते हैं, अर्थात जैव विविधता से समृद्ध हो, स्थानिक प्रजातियों की वहाँ पर अधिकता हो और उनमें संकट भी उत्पन्न हो, आने वाले भविष्य में संकट दिख रहा हो, तो ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट कहते हैं। जहाँ पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो, ये ध्यान रखिएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट को मेगा डायवर्सिटी प्रदेश या मेगा डायवर्सिटी स्थान भी कहते हैं। हॉटस्पॉट निर्धारण व आधार क्या क्या है? निर्धारक व इसके आधार तो जीवों की कुल संख्या पर, अर्थात ज़्यादा संख्या होती है। विशिष्ट प्रकार की प्रजाति की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी जो स्थानिक होगी और इन प्रजातियों की संख्या खतरे में होगी, तो ये हॉटस्पॉट का निर्धारण इसी आधार पर किया जाएगा। जो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं उनमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 2 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। बाकी जो अन्य हैं सुंडालैंड एवं म्यांमार, ये भारत सीमा अपवादिक स्थिति में है, भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं। तो कुल 4 जो है हॉटस्पॉट भारत में आप कह सकते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और भारत म्यांमार सीमा में जो है ये अपवादिक स्थिति में है भारत में। ठीक है, इनका कुछ भाग भारत में अवश्य स्थित है, लेकिन मुख्यतः पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये पूरी तरह भारत में स्थित हॉट स्पॉट हैं। इसके अलावा हॉप स्पॉट के बारे में जान लीजिए। होप स्पॉट जो होते हैं सागरीय जैव विविधता के संरक्षण संबंधित उन संसाधनों के संरक्षण संबंधित है हॉप स्पॉट, उनके लिए यूज किए जाते हैं। विश्व में ऐसे कुल 50 हॉप स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें भारत में 2 हैं। कौन कौन? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप ये भारत में 2 हॉप स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट जो हैं, ये हॉट स्पॉट दोस्तों, अभी हॉप स्पॉट बीच में आ गया था, हम हॉट स्पॉट की ही यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट में मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राजील का अटलांटिक वन, कैरेबियन प्रदेश, भारत म्यांमार, पश्चिमी घाट, तंजानिया, केन्या का पूर्वी व तटीय वन, ये सभी विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट में आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में यह स्थापित किया गया। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और यह पहले उत्तर प्रदेश में स्थित था, अभी उत्तराखंड में है।
बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? घनत्व की बात हो रही है, कहाँ सबसे अधिक बाघ है ये नहीं पूछ रहा है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो औरंग बाघ अभ्यारण्य असम में। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नागार्जुन या श्रीशैलम जो बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? तो हेमिस जो जम्मू कश्मीर में स्थित है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन सा है? साउथ बटन जो कि अंडमान व निकोबार में स्थित है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जैव विविधता जो ह्रास होती है, हमने आपको बताया था ह्रास के कारण क्या है? प्रमुख कारण है आवासीय विनाश। तो प्रभाव क्या होता है जैव विविधता ह्रास का? तो वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। जैव विविधता में न सिर्फ जीवों की बल्कि वनस्पतियों की विविधता भी आती है। तो वनस्पति नाश से आपको पता है कि उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण जो है बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ओजोन परत में छिद्र, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, ये सभी जैव विविधता ह्रास के प्रभाव हैं। हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, ये जो है कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है? हरित गृह गैस होती क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब करते क्या है? इनमें एक गुण होता है कि ये सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको तो आने देते हैं पृथ्वी तक, लेकिन पृथ्वी से जो लौटते हुए प्रकाश होते हैं उसको वापस नहीं जाने देते हैं, रोक कर रखते हैं। इससे क्या होता है? तापमान जो है बना रहता है पृथ्वी पर जीवन के लिए, जो कि बहुत आवश्यक है। लेकिन जब इनकी सांद्रता में वृद्धि होती है, इन गैसों के सांद्रता में जब वृद्धि होती है तो तापन बढ़ जाता है। जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा। कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो वही चीज़ है, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, अति होती जा रही है, जिसके कारण कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो मुख्यतः दो प्राकृतिक रूप से जो है और मुख्यतः मानव गतिविधियों से दो प्रकार से हरित गृह गैस जो है उत्पन्न होते हैं। तो मुख्यतः जो प्राकृतिक रूप से होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मैथन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा। वहीं मानवीय गतिविधियों से मुख्यतः HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC, परफ्लोरोकार्बन, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एरोसॉल जो धूल कण होते हैं, ये सब मानवीय गतिविधियों से मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। तो ये सब हरित गृह गैस का कार्य करते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा, अगर जलवाष्प के बाद देखा जाए, जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्लोबल वार्मिंग में। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इसी का है। दूसरी बात है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो मीथेन से अधिक है, कहीं अधिक है। अन्य जो खतरनाक गैसें हैं, GHG गैसेस, उनसे कहीं ज़्यादा सांद्रता अधिक है, मौजूदगी अधिक है, जिसके कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य गैस है, हरित गृह गैस। लेकिन मीथेन की क्षमता जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6, परफ्लोरोकार्बन, इनकी जो है सांद्रता बहुत कम है, मौजूदगी बहुत कम है वायुमंडल में, पर्यावरण में, इसलिए ये इनका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है, लेकिन क्षमता इनकी ज़्यादा है। अगर इन सब के स्रोत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे HFC, PFC, ये सब हैं। इन सब गैसों का मुख्यतः उपयोग रेफ्रिजरेटर, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, और आप जो यूज़ करते हैं फोम वगैरह, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो मानवीय गतिविधियाँ, इसीलिए कहा जा रहा है मानवीय गतिविधियों से मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। परफ्लोरोकार्बन का उपयोग अर्धचालक के निर्माण में, शीतलक, एल्युमिनियम उत्पादन आदि में होता है। SF6 का उपयोग मैग्नीशियम उद्योग, टेनिस बॉल, जूते के सोल, ट्रक टायर इत्यादि में होता है। ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। समताप मंडल में ये पाया जाता है मुख्यतः, जानते हैं आप। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, धरती में आने से रोकती है। वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है, तो ये क्षरण एक चिंता का विषय है। ओजोन परत संरक्षण के लिए सबसे पहले जो समझौता हुआ था दोस्तों, जो कोई कन्वेंशन हुआ था विश्व का पहला, तो वो हुआ था वियना कन्वेंशन 1985 में,
कौन सा? वियना कन्वेंशन 1985 में, जिसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की राह तय की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये पहला प्रोटोकॉल था ओजोन संरक्षण के संदर्भ में, 1987 में हुआ था, और एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सम्मिलित हैं, अर्थात 197 के 97 सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। ओजोन का जो गैस है उसका निर्माण कैसे होता है, एक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ओजोन का निर्माण जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु होते हैं, ठीक है, जो 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, ये टूट जाते हैं 2 स्वतंत्र परमाणुओं में। इसमें जब पराबैंगनी किरण गिरेगी तो ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे इसमें। जब स्वतंत्र ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे तो ये जो स्वतंत्र एटम है वो किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जब टकराएगा तो वो O3 का निर्माण करता है। तो इस तरह से ओजोन लेयर बनती है, इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ओजोन का छिद्र जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर जो है अक्सर जो है देखा जाता है, दर्शित होता है। हाल ही में यूरोपीय टीम ने 1985 में ओजोन की परत जो है में छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा था, जिसमें जोसेफ फॉरमैन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आर्कटिक वृत्त में भी हाल ही में यूरोपीय एजेंसी ने ही देखा है एक बड़ा सा छिद्र, हालांकि ये बाद में हील हो गया बहुत तेजी से। जिसका एक कारण बताया जा रहा था, ये जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह भी थी कि इतनी जल्दी हील हुआ। तो ये ओजोन परतें क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, यूवी रेज बी और सी से, ठीक है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में। पराबैंगनी किरणें यदि धरती पर आ जाएं, अगर ओजोन परत हमारी रक्षा न करें इनसे, तो त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद आदि रोग हो जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की महत्वपूर्ण सबसे भूमिका है ओजोन परत के क्षरण में, उसके छिद्र बनाने में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो कि वायुयानों के गैस निकलती है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर को मापने की जो इकाई है डॉप्सन है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 में। ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के महत्वपूर्ण कारण क्या है? वायु परिसंचरण प्रणाली। ये क्या करती है कि बाहर से प्रदूषण को लेकर तेजी से आती है, और यहाँ पर जो मेघ होते हैं वो जमी हुई अवस्था में होते हैं ओजोन परत के ऊपर। तो ये जमी हुई अवस्था में होते हैं, यहाँ पर प्रदूषक जो है चिपक जाते हैं और इस तरह से ओजोन का क्षरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन परिकल्पना। क्लोरीन परिकल्पना क्या है? क्लोरीन महत्वपूर्ण भूमिका, जो CFC में उपस्थित क्लोरीन है ये बहुत तेजी से क्षरण करती है ऑक्सीजन का, तो ओजोन का, तो ये परिकल्पना। इसके अलावा समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना है। सौर कलंक का प्रभाव भी होता है, ध्रुवी वाताग्र आदि, ये महत्वपूर्ण जो है कारण है ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने का। हालांकि यही वायु परिसंचरण प्रणाली के कारण अभी हाल ही में आर्कटिक वृत्त में भी ओजोन छिद्र देखा गया, बड़ा ओजोन छिद्र। जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं ओजोन क्षरण से समस्या से निपटने हैं, तो वियना सम्मेलन सबसे पहले हुआ, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में हुआ, लंदन सम्मेलन 1989। ये सभी ओजोन क्षरण के समस्या से निपटने हैं तो सम्मेलन है, परीक्षा में आ सकता है। अब आइए प्रश्नों पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? तो मैं आपको समय दूंगा 1 मिनट का, आप लोग सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जब हम लाइव क्लास करेंगे तो आप लोगों के उत्तर को भी देखेंगे और परखेंगे और भी बातें होंगी। तो लाइव 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, समस्या धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही है। तो पहला है, यह सूचकांक जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है, एकदम सही है। इस सूचकांक में 183 देश व यूरोपीय संघ शामिल हैं। यूरोपीय संघ तो शामिल है भैया, 183 देश नहीं है, 57 देश शामिल हैं। 57 देश और यूरोपीय संघ, यही 20 का आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा भी पढ़ लीजिए, इस सूचकांक के अनुसार किसी भी देश ने पेरिस जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, बिल्कुल सही है। इसीलिए टॉप 3 रैंक खाली है, 1, 2, 3 रैंक खाली है,
चौथे से शुरुआत हुई है रैंकिंग में। तो चौथा कौन है? चौथा देश है स्वीडन, जो चौथे स्थान पर रहा, अर्थात टॉप पे रहा। रैंकिंग में G20 के केवल 2 देश शामिल हैं, अर्थात मतलब टॉप 10 में। कौन कौन? ब्रिटेन, यहाँ टॉप 10 कर दे, ये सही नहीं है। तो रैंकिंग में टॉप 10 में G20 के केवल 2 देश शामिल हैं, ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन तीसरे स्थान पे 7वें और भारत जो है 9वें स्थान पे शामिल रहा। तो भारत का स्थान, भारत पहली बार टॉप 10 में पहुंचा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें 57 देश और यूरोपीय यूनियन है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान कोई नहीं पाया। स्वीडन चौथे स्थान पे, 5वें स्थान डेनमार्क है, 9वें स्थान पे भारत है। भारत 2019 में इसके पहले 11वें नंबर पे था, तो 2 अंक का फायदा हुआ है, पहली बार टॉप 10 में भारत पहुंचा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए, इसका जो पढ़ लेते हैं। इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, गलत है। इसे भी जर्मन वॉच ने ही जारी किया है। इसके पहले भी वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो आपने देखा यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये भी जर्मन वॉच ने जारी किया था। और ये भी इसे विश्व आर्थिक मंच ने नहीं बल्कि जर्मन वॉच ने जारी किया है। इस सूचकांक में 181 देशों का आकलन किया गया है, बिल्कुल सही है, 181 देशों का आकलन है। भारत का स्थान 2017 के 14वें से घटकर 2018 में 5वां स्थान हो गया, अर्थात भारत का स्थान यहाँ पर नीचे हो गया। भारत गंभीर, अर्थात ये जोखिम की बात है ना, जोखिम सूचकांक, अर्थात ज़्यादा जोखिम में है, ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टि से। प्रथम 3 स्थान पर जापान, जापान सबसे ज़्यादा जोखिम वाला है, वो तो रहेगा ही, रिंग ऑफ फायर में है। फिलीपींस दूसरे स्थान पे और तीसरा जो है जर्मनी। तो ये 3, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। भारत जो है 5वें स्थान पर हो गया, पिछले वर्ष ये 14वें स्थान पे था। तो जर्मन वॉच जो है इसको जारी करती है, न कि विश्व आर्थिक मंच। नॉन सेन पहल संरक्षण एजेंडा संबंधित है किससे? अभी हाल ही में चर्चा हो रहा कुछ समय पहले। तो नॉन-सेन पहल संरक्षण एजेंडा किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जो है पर्यावरणीय प्रवासियों के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरणीय प्रवासी कौन होते हैं? जो पर्यावरणीय संकट के कारण उनको अपना स्थान छोड़कर कहीं और प्रवासी के रूप में जाना पड़ता है, उनको पर्यावरणीय प्रवासी कहते हैं। तो पर्यावरणीय प्रवासियों के संरक्षण से संबंधित है नॉन-सेन पहल संरक्षण एजेंडा, ठीक है, जो कि 2015 में ये एजेंडा अपनाया गया था। पूछ सकता है सन भी। चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन दस्तावेज तथा ब्लू कॉप शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन दस्तावेज तथा ब्लू कॉप शब्द किससे संबंधित हैं? संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण संगठन से, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से, G20 शिखर सम्मेलन से, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, चिली का जो ज़्यादातर जो भूभाग है वो समुद्र के पास है, बहुत लंबी सीमा है चिली की। तो चूंकि COP25 जो है इसकी अध्यक्षता चिली के राष्ट्रपति ने की थी, मैड्रिड में भले हुआ, ये पहले चिली में होना था, तो मैड्रिड में हुआ स्पेन के, लेकिन चिली के राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने ही ब्लू कॉप की संकल्पना यहाँ पर रखी। इसको ब्लू कॉप सम्मेलन भी इसीलिए कहा गया, COP25 को। और चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन जो दस्तावेज है वो भी यहीं पर प्रस्तुत किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन UNFCCC के COP25 सम्मेलन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इतना। तो COP25 मैड्रिड में हुआ, अध्यक्षता इसकी चिली के राष्ट्रपति ने की थी। हाल ही में किस देश ने HCFC 141B की पूर्ण समाप्ति करने की घोषणा की तथा ऐसा कर वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विकासशील देशों में प्रथम देश बन गया है? तो हाल ही में किस देश ने
HCFC 141b जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसकी पूर्ण समाप्ति की करने की घोषणा की तथा ऐसा कर वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विकासशील देशों में प्रथम देश बन गया है। तो ये और कोई नहीं, अपना भारत महान है। ठीक है, बी इसका उत्तर है। भारत ने HCFC 141b को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ऐसा करके वो पहला विश्व का देश बन गया है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जिसने भाग लिया है। ओके दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।